Hey everyone, now let us move to our last topic of biomolecules. तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक करें बायोमोलिक्यूल्स का। इसके बाद बायोमोलिक्यूल बिल्कुल ख़त्म हमारा चैप्टर फाइनली। तो पहला जो है वो है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन के बारे में बेसिकली इसमें बताया गया इस पूरे कॉन्सेप्ट में कि जो एंजाइम है वो किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से वर्क करता है। तो पहला हम लोग इससे पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि एंजाइम के पास एक अपनी एक्टिव साइट होती है जिसमें जो सबस्ट्रेट है अटैच होता है और जिसकी वजह से अटैच होने के बाद वो आगे तो किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को या रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है। इसी तरह से सेम दिया गया है कि जो हमारा एंजाइम है इसमें एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हुआ और सबस्ट्रेट जब अटैच होता है ना, जो उसके बॉन्ड्स इस तरह से टाइटली एंजाइम के साथ अटैच होते हैं कि जो उसकी पूरी शेप है वो ऑल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, जो कि चेंज होने के बाद क्या बनाता है, ईएस कॉम्प्लेक्स। जो बेसिकली ईएस कॉम्प्लेक्स है हमारा बहुत कम देर के लिए रहता है रिएक्शन में, बहुत कम देर के लिए, ट्रांजिएंट है एक तरह का, जो कि बहुत कम देर के लिए सर्वाइव करता है, लेकिन फिर भी बहुत एसेंशियल है कैटालाइसिस के लिए। कैटालाइसिस तभी होगा जब ईएस कॉम्प्लेक्स होगा और ईएस कॉम्प्लेक्स हमारा तभी बनेगा जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो ईएस कॉम्प्लेक्स जो है थोड़ी देर बाद फिर बनके जो सबस्ट्रेट है हमारा चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में, तो बनाता है ईपी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो ईपी कॉम्प्लेक्स है फिर वो चेंज होता है जिसमें से प्रोडक्ट जो है, एंजाइम जो है प्रोडक्ट को रिलीज करता है। प्रोडक्ट हमारा अलग मिल गया हमें और जो हमारा एंजाइम है वो हमारा अलग मिल गया। अब बात आती है कि एंजाइम क्या करता है। बेसिकली एंजाइम हमारा फ्री है अलग दूसरे सबस्ट्रेट के लिए, वहां पे दूसरे सबस्ट्रेट के साथ फिर अटैच होगा, फिर वही कैटालाइटिक साइकिल दोबारा दोहराई जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कैटालाइटिक साइकिल, ये बेसिकली कैटालाइटिक साइकिल मैंने समझाई है कि किस तरह से कैटालाइसिस होता है, एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ किस तरह से अटैच होता है, फिर हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। कैटालाइटिक साइकिल एनसीईआरटी में पेज 157 पे भी दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। बेसिकली सेम मैंने वही चीज़ समझाई है, लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं अगर कभी लिखने के लिए आ जाए 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो नीट प्रिपरेशन में नहीं है, प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। उसके दौरान पे आप लिख सकते हैं उसमें से देख के। और अब आगे बढ़ते हैं, बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं या अफेक्ट करते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी में 3 तरह के फैक्टर्स के बारे में बोला गया है। टेम्परेचर, फर्स्ट इज वन टेम्परेचर एंड पीएच, द सेकेंड इज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स एंड द थर्ड वन इज इनहिबिटर। तो बेसिकली फर्स्ट के बारे में हम लोग पहले टेम्परेचर और पीएच के बारे में समझते हैं। एक चीज़ और कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है हम लोग पहले ये पढ़ चुके, डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में कि जो एंजाइम है हमारा वो बेसिकली एक पर्टिकुलर रेंज में काम करता है टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो जो एंजाइम है वो वर्क करना बंद कर देगा, और अगर बहुत कम होगा तो कर पाएगा वर्क कि नहीं कर पाएगा, कर पाएगा। एक्चुअली एंजाइम जो है पर्टिकुलर रेंज में काम करते हैं। तो एंजाइम फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। बेसिकली जो एंजाइम जो है बहुत नैरो रेंज जो होती है उनकी टेम्परेचर और पीएच के काम करने की, जिसमें वो अच्छी तरह से फंक्शन कर सकते हैं। और इस बेसिकली ये होती है सबसे ज़्यादा 15 to 35 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें वो बहुत अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। और अगर इससे ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर होगा तो जो एंजाइम है वो काम नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि प्रोटीन्स के बने होते हैं एंजाइम्स जो है हमारे, और जो प्रोटीन है वो डीनेचुरेटेड हो जाता है अगर अबव टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो तो उस पर डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन्स का, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं हमारे वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज एंजाइम शोज हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच। ओके, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना कि जो एंजाइम है या फिर जो एंजाइम है पर्टिकुलरली जो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे शो करता है, तो या फिर एक पर्टिकुलर पीएच पे शो करता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को या उस पर्टिकुलर पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच से लो टेम्परेचर होगा तो हमारा जो एंजाइम है वो इनएक्टिव होगा। ठीक है, वर्क नहीं कर पाएगा। और अगर उस ऑप्टिमम पीएच से अगर हाई टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो एंजाइम हमारा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेटेड हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स पे। ओके, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर जो सबस्ट्रेट्स हैं हमारे जो एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, क्या हो अगर वो जो है अगर ज़्यादा इंक्रीज हो जाए या कम हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिकली एंजाइम की एक्टिविटी पे। तो फर्स्ट है हमारा इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
जो अगर सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर इंक्रीज कर दी जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। बेसिकली जो वेलोसिटी है एंजाइमेटिक रिएक्शंस की वो पहले तो बढ़ जाएगी, तो मतलब कि जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी एंजाइमेटिक रिएक्शंस की, तो वो आगे बहुत जल्दी प्रोसीड करेंगे। बट एनसीईआरटी में एक चीज़ और बोली गई है कि जो वी मैक्सिमम है, मतलब कि अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई उससे आगे एक्सीड नहीं कर सकती, मतलब कि एक पर्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शन अगर मैक्सिमम पे पहुंच गया तो उसके बाद एक्सीड नहीं कर पाएगा। इसका कारण क्या है, बेसिकली एक्सीड इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर लेसर इन नंबर देन द सबस्ट्रेट, क्योंकि जो एंजाइम है हमारे एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो उतने ही हैं प्रेजेंट, बिल्कुल उसी नंबर में जितने में थे, बस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है हमारे पास, तो सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे और एंजाइम हमारे पास सेम नंबर है जितने थे हमारे पास पहले ही। तो सो आफ्टर सेचुरेशन जब सेचुरेटेड होंगे, जब आपस में जुड़ जाएंगे, तो जो क्या नाम है एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास हैं उनके लिए तो कोई एंजाइम बचेगा ही नहीं, कोई लेफ्ट बचेगा ही नहीं मॉलिक्यूल, तो वो अटैच किससे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को करते हैं। और अब आगे है ड्यू टू इनहिबिटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके उस आधार पर 2-3 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं उसमें मेडिकल एंट्रेंस में। सो इसको ध्यान से देखना। द एक्टिविटी ऑफ बेसिकली इनहिबिटर क्या होता है वो आपको मैं समझा देती हूँ। बेसिकली कुछ जो क्या कहते हैं the activity of enzymes is also sensitive to the chemicals which have structural formula same as that of the substrate. ओके, कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं या सप्रेस कर देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं। ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं इनहिबिटर। ठीक है, और वो जो इनहिबिटर और उन केमिकल्स को हम इनहिबिटर कहते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है इनहिबिशन। ठीक है, एक बार फिर से समझा रही हूँ, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं या दिखते हैं, तो वो एंजाइम क्या करता है, गलती से उनको अपने पास पकड़ लेता है या कैप्चर कर लेता है। उस कैप्चर करने के बाद वो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को पूरी तरह से सप्रेस कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम जो है हमारा काम नहीं कर पाता है, और वो जो केमिकल होता है उसको हम इनहिबिटर कहते हैं और वो प्रोसेस को इनहिबिशन कहा जाता है। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि जब वो केमिकल बाइंड होता है एंजाइम के साथ, शट्स ऑफ द एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को उसने बंद कर दिया। ठीक है, तो कैटालाइसिस नहीं हुआ आगे, तो उस प्रोसेस को कहा गया इनहिबिशन, और वो जो केमिकल होता है वो कहलाता है इनहिबिटर। ये समझ में आया। अब मैं एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेसिकली एनसीईआरटी में, वो है, एक मिनट समझाती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, एनसीईआरटी में ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करके एक वर्ड आया हुआ है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बेसिकली है क्या। ओके, कुछ केमिकल्स कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम की तरह दिखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो उनका होता है बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह होता है, तो एंजाइम क्या करता है, वो गलती से कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, जिसकी वजह से अब क्या हुआ कि एंजाइम के पास 2 चॉइसेस होती हैं, एक तो सबस्ट्रेट और एक सबस्ट्रेट की तरह दिखने वाला एक केमिकल। तो वो क्या करता है, गलती से केमिकल को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जो उसकी एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी है, वो सप्रेस हो गई। ठीक है, वो आगे काम नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से मतलब इनहिबिशन, तो इनहिबिटर हो गया। तो उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो सबस्ट्रेट की तरह दिखता है लेकिन सबस्ट्रेट की तरह काम नहीं करता। ये चीज ध्यान में रखना, सबस्ट्रेट की तरह दिखता है वो, लेकिन वो केमिकल लेकिन सबस्ट्रेट है नहीं, और गलती से एंजाइम उसको पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो जाती है, और उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेसिकली इनहिबिशन ऑफ स्यूसिनिक डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ पे एज आता है वो हमारा एंजाइम है, स्यूसिनिक डिहाइड्रोजिनेज हमारा एक एंजाइम हो गया, बाय मेलोनेट केमिकल। जो इनहिबिशन होता है स्यूसिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का बाय मेलोनेट। मेलोनेट बेसिकली वो केमिकल है जो कि सबस्ट्रेट की तरह दिखता है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबस्ट्रेट की तरह है, बट वो एक्चुअल में सबस्ट्रेट नहीं होता। तो ओके, और किस तरह के सबस्ट्रेट की तरह वो दिखता है, वो बेसिकली रिसेंबल करता है स्यूसिनेट की तरह। ये स्यूसिनेट हमारा बेसिकली एक सबस्ट्रेट है जिसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है मेलोनेट से मिलता जुलता है, और इसी का फायदा मेलोनेट उठाता है और इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, और लेकिन कॉम्पिटिटिव बेसिकली इनहिबिटर का एक यूज भी है जो कि आगे पाया जाता है, जिससे काफी हेल्प मिलती है, वो है यूज इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। जब बैक्टीरियल पैथोजेंस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उन एंजाइम्स के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ही काम करता है उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है, और आगे अब मतलब कुछ प्रॉस है तो कुछ कॉन्स भी हैं इसके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स।
ओके अब बेसिकली जो एंजाइम्स हैं अपनी एक्टिविटी के आधार पर 6 तरह में डिवाइड किए गए हैं। किस तरह से वो किस रिएक्शंस के साथ अटैच होते हैं, तो उस हिसाब से 6 तरह में डिवाइडेड है। पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज, डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसफरेसेस, हाइड्रोलाइसिस, लाइएसिस, आइसोमरेसेस एंड लाइगेसेस। ओके तो पहला हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेज डिहाइड्रोजनेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज डिहाइड्रोजनेज वो एंजाइम है, जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेज से पता चल रहा है हम लोगों को कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में यूज होता है। तो वो एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शन में यूज होता है ना, वो हमारा ऑक्सीडोरिडक्टेज डिहाइड्रोजनेज है। वो क्या करता है, कैटलाइज करता है ऑक्सीडो रिडक्शन को बिटवीन दो सबस्ट्रेट के बीच में। मतलब कि एक हमारा जो एस है वो रिड्यूस्ड है और एक हमारा एस हैश है ऑक्सीडाइज है, उसके पास ऑक्सीजन है। तो क्या करेगा उसको वो एंजाइम कि एस को तो जो रिड्यूस है उसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, और जो एस हैश जो पहले ऑक्सीडाइज था उसको रिड्यूस कर देगा। ये हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर नंबर 8 में, क्लास 11th में। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए तो आपको, बट इतनी इसकी जो है इन्फॉर्मेशन काफी है। और आगे है ट्रांसफरेसेस। बेसिकली ट्रांसफरेसेस एंजाइम क्या करता है, वो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप। बेसिकली ये एंजाइम जो है उसमें काम आता है जब हमें एक ग्रुप को ट्रांसफर करना हो एक से दूसरे में। जैसे कि ये सबस्ट्रेट दिया हुआ है हमें एक, और ये दूसरा सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इसके साथ तो ग्रुप अटैच है, हमें इसको यहाँ पे अटैच करना है। तो ट्रांसफरेसेस क्या करेगा, इस ग्रुप से लेकर इस ग्रुप में अटैच कर देगा उसको। ठीक है, आगे है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस बहुत यूज होते हैं, अभी हम लोग हाइड्रोलाइसिस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सेम वही है कि जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम क्या करता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर वंस में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ये इसका एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम का। अब बढ़ते हैं लाइसिस में। लाइसिस बेसिकली क्या करता है, पर्टिकुलर ग्रुप को वो रिमूव करता है फ्रॉम द क्या नाम विदाउट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस की हेल्प नहीं लेता, और जिसकी वजह से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कार्बन के साथ एक्स अटैच्ड है, दूसरे कार्बन के साथ वाई अटैच्ड है, जिससे क्या हुआ एक्स वाई तो हमारे अलग आ गए, लेकिन जो दूसरा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारा डबल बॉन्ड छूट जाता है। ये लाइसिस का काम करता है। ठीक है, ग्रुप को रिमूव करता है विदाउट द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस, विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो हमारा एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज आइसोमरेसिस। आइसोमरेशन प्रोसेस की तरह ही है ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करता है, स्ट्रक्चर्स जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है उनको रीअरेंज करता है, जिसकी वजह से आइसोमरिक चेंजेस आते हैं रिएक्शंस में, और जिसकी वजह से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्रिएट हो जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्रिएट हो जाता है। वो आइसोमरेसिस एंजाइम की वजह से होता है। ठीक है, अब है लाइगेसिस। लाइगेसिस में एंजाइम कैटलाइजिंग द लिंकिंग ऑफ टू कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ एटीपी। जो एंजाइम ऐसे एंजाइम जो कैटलाइज करते हैं दो कंपाउंड जो आपस में लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, मतलब कि लाइगेसिस ही वो एंजाइम है या पर्टिकुलरली वही एंजाइम है जिसमें एटीपी जो है मॉलिक्यूल यूज किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में, तो ये तब काम आएगी लाइगेसिस की इन्फॉर्मेशन। आपको ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिकली जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आपको अच्छी तरह से रिवाइज होनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए कि लाइगेसिस का क्या काम है, आइसोमरेसिस क्या करता है, लाइसिस क्या करता है। ये इतना जो है एफिशिएंट है और इतना इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कोफैक्टर्स, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स इट। ओके, तो अब कोफैक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली कोफैक्टर है क्या, कोफैक्टर को आप हेल्पर ऑफ द एंजाइम कह लीजिए या फिर नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, बेसिकली जो कोफैक्टर है हमारा एक नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और हेल्पर होता है हमारे एंजाइम्स का। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, एज वी नो आवर एंजाइम इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। ये हम लोग जानते हैं कि जो हमारे एंजाइम है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन से, एक प्रोटीन चेन से या फिर एक से ज्यादा प्रोटीन चेन से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट इज एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जो है कोफैक्टर के साथ अटैच हो जाता है, और कोफैक्टर के साथ अटैच होने की वजह से जो एंजाइम है कैटलाइटिकली एक्टिव बन जाता है, जिसकी वजह से कैटलाइसिस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो इसमें जो एंजाइम है, जो एंजाइम कोफैक्टर के साथ अटैच होता है, उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं अपो एंजाइम। ओके, और जो कोफैक्टर है हमारा वो क्या है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और कोफैक्टर्स को हम लोगों ने बेसिकली 3 डिग्रीज में, 3 बेसिक उसमें डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा है कोएंजाइम्स, तीसरा है मेटलाइंस।
अपो एंजाइम में क्या करते हैं, कुछ लोग कोफैक्टर्स लिख देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना अपो एंजाइम बेसिकली हमारा एंजाइम है जो कि कोफैक्टर के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब जो कोफैक्टर्स हैं वो 3 तरह के हैं हमारे, प्रोस्थेटिक ग्रुप में डिवाइड, कोएंजाइम्स में और मेटलाइंस में। पहला हमारा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, ठीक है, जो कि बहुत मतलब अपो एंजाइम के साथ ज़्यादा टाइटली जो है अटैच होता है। अगर हम लोग कोएंजाइम या मेटलाइन से उसको डिफ्रेंशिएट करें तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके तौर पे दिया हुआ है जो पेरोक्साइड है हमारा, पेरोक्साइड को जब हमने वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है तो उसमें जो एंजाइम यूज हुए वो है हमारा पेरोक्सीडेज और कैटलेज। तो पेरोक्सीडेज को जो है वो अटैच हुआ हीम से, जिसकी वजह से वो बहुत जो एंजाइम है पेरोक्सीडेज वो एक्टिव बन गया, एंजाइमेटिकली एक्टिव बन गया, जिसकी वजह से वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ वो। तो मतलब कि जो हीम है हमारा वो क्या है, अपो एंजाइम की कोफैक्टर, और पेरोक्सीडेज जो होगा हमारा वो अपो एंजाइम होगा। एंजाइम अपो एंजाइम तभी होता है जब वो कोफैक्टर के साथ अटैच होता है, ये ध्यान में रखना। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो ये एग्जाम्पल आ सकता है, इससे पूछा जा सकता है हीम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मेटलाइन है, कोएंजाइम है कि एंजाइम है, तो ये उस बिहाफ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कोएंजाइम की तरफ। ओके, तो जो हमारा कोएंजाइम है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेसिकली, और जो इनकी जो अपो एंजाइम के साथ जो एसोसिएशन होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, ट्रांजिएंट होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैटालाइसिस के दौरान ही देखी जाती है, ठीक है। और जो बेसिकली इनके जो एसेंशियल कंपोनेंट्स है कोएंजाइम के वो विटामिन्स हैं, ठीक है। विटामिन्स बेसिकली यूज होते हैं इनमें कोएंजाइम्स में, और जो इसका एक एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है NAD एंड NADP। जब भी NAD और NADP की बात होगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोएंजाइम का है ये को, ठीक है। जो कोफैक्टर कौन सा, कोएंजाइम, उसका है ये जो एग्जाम्पल है कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, NAD की फुल फॉर्म है, जो कि कंटेन करती है विटामिन नियासिन। विटामिन कौन सा इसमें होता है, नियासिन, ठीक है। और अब बढ़ते हैं मेटलाइंस की तरफ। मेटलाइंस बेसिकली क्या करते हैं, एक तरह के चालाक तरह के कोफैक्टर्स हैं हमारे, ये सबस्ट्रेट के साथ भी अटैच हो जाते हैं, अपनी फॉर्मेशन बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा एक्टिव साइड है एंजाइम की उसके साथ भी अटैच हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा जिंक है वो एक कोफैक्टर है, मेटलाइन का दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जिंक अ कोफैक्टर फॉर प्रोटीलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसका अटैच होके वो क्या करता है, जिंक जो है हमारा सबस्ट्रेट के साथ भी अटैच हो गया और साथ ही साथ एंजाइम के साथ भी अटैच हो गया, ठीक है। ये हमारा लास्ट था, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल फाइनली खत्म हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर लग रहा था, डोंट नो 6 वीडियोस बन गई इसकी। एक क्वेश्चन और रह गया कि व्हाट इफ वी रिमूव कोफैक्टर्स फ्रॉम द एंजाइम। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली, कि अगर क्या हो अगर हम लोग कोफैक्टर्स को हटा दें एंजाइम से। तो बेसिकली अगर हम लोगों ने एंजाइम से कोफैक्टर्स को छीन लिया या हटा दिया तो हमारा जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कोफैक्टर्स का होना जरूरी है। ये लास्ट टॉपिक था, अब इतना ही हमारा। अब नेक्स्ट जो है चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 14। तब तक के लिए टिल देन सी यू सून एंड स्टडी हार्ड, एंड if you like the video please like, share, subscribe and comment below if you have any problem about the topic. So till then, thank you very much, see you soon.